नमस्कार, आपका संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 दिन से अमेरिका में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान शायद बंद है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उनका ट्विटर चेक किया। 5 जून के बाद से न कोई वीडियो पोस्ट हुआ है, न ही उन्होंने कोई ट्वीट किया है। लेकिन अमेरिका से भारत को लेकर राहुल गांधी अब तक जो कुछ बोल चुके हैं, उस पर बीजेपी ने एक तरह से फायर फ्रंट खोल दिया है, या कहें फ्रंट फायर खोल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि राहुल विदेश में देश का अपमान करके 24 जीतने की सोच रहे हैं तो भूल जाएं। फिर स्मृति ईरानी ने एक लंबी लिस्ट गिना दी और पूछा कि एक ऐसी मोहब्बत है जो देश को टुकड़े करने वाली सोच के साथ खड़ी हो जाती है। और इन दो नेताओं के बाद बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी को 9 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी, उसमें कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में पहले से जमा नफरत का पूरा ओल्ड स्टॉक बिखेर कर सामने रख दिया। कांग्रेस की नफरत के बही खाते को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू के बयान से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को धूप में छतरी नहीं देने तक का इसमें जिक्र है। टाइटल दिया है मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल। यहां आप जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने आज अचानक इतनी बमबारी क्यों की, तो इसकी वजह है विपक्ष का पटना प्लान। पटना, जहां 23 जून को मोदी विरोधियों का मिलन समारोह होने जा रहा है, जहां खिचड़ी पकने जा रही है कि कैसे इकट्ठा हुआ जाए और 24 में पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक से कैसे रोका जाए। तो मोहब्बत की दुकान या फिर नफरत का मेगा मॉल, किसके नैरेटिव में कितना दम है, इसी से बहस को आगे बढ़ाएंगे, इसकी पूरी सियासत जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक के बाद एक आज का पूरा अपडेट। Is that Indian democracy is a global public good, because India is large enough that a collapse in democracy in India will have an impact on the world. उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के। जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। वो प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे रहते हैं अपने बयानात से। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में भारतीय कहते हुए शर्म आती थी। क्या वो देश की बेइज्जती नहीं थी? जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। तो चीज को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनका दावत आई थी, ये निमंत्रण दिया है और उनको सहयोग देना हम लोगों का फर्ज है। जो परिवारनिष्ठ पार्टियां हैं, वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? कृपया करके क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ, अपना आप अलायंस करिए, क्या होगा? जनता तो जवाब देने को बैठी है 24 में। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी कर्नाटक हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। इस बार हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा जो विपक्ष का वोट है, जो एंटी भाजपा वोट है, वो एकजुट रहे और हम लोग पूरी तरह से भाजपा को हराने में कामयाब हों। अब मुंगेरी तो अनेक हैं, लेकिन सपने एक हैं। अगर उनको लगता है कि फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स होने से या फिट होने से कोई फ्रंट बनता है, तो फ्रंट नहीं, फ्रस्ट्रेशन बनता है। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं। भैया, ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। तो
तो पुल नहीं बना पा रहे हैं और विपक्षी एकता का पुल बना रहे हैं, ये कहना है चिराग पासवान का। पूछेंगे जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन से सवाल। सबसे पहले बता दूं पैनल में आज कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रखर वक्ता अभय दुबे मेरे साथ है, AK वाजपेयी जी संविधान के एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पासवान के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ है, राजीव रंजन जी जेडीयू के, वो मेरे साथ इस बहस पर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पूनम महाजन जी, सांसद है 2 बार की भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है, पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी भी है। ये इनका दूसरा मैं आपको परिचय दे रहा हूं। सबसे पहले पूनम जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने आज कांग्रेस के नफरत का बही खाता सामने रखा। मुझे बताइए इस बही खाते को सामने रखने की क्या जरूरत है? क्या इसलिए क्योंकि 23 को विपक्षी पार्टियां मिल रही हैं तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पर हमला किया जाए? जी, हमला करने की जरूरत नहीं किसी पे। नफरत करने वाले लोग जब मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है ये नफरत के सौदागर अपनी देश की छवि खराब करने के लिए विश्व भर घूम फिर रहे हैं, पिटारा बना रहे हैं जहां पे कि भारत कितना दुखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस खत से हम दिखा रहे हैं कि एकमेव नेता इस देश में है जो मोहब्बत की दुकान की बात करता है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की सौदेबाजी करके ही राजनीति कर चुकी है। उनके बारे में हम तथ्यों के साथ एक खत लिखे हैं। हर एक बात 1947 से लेके उनके दादा परदादा जिनको हम पूरी तरह से सम्मानजनक देखते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके सम्मान के साथ ही हम ये दिखाना चाहते हैं, वो 1948 हो या अभी कुछ हो जहां पे ऑर्डिनेंस अपना ही सुपर PM बन के आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही फाड़ दिया था। ऐसे राहुल गांधी जी जब देश की मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करते हैं तो हमने एक दर बदर तथ्यों को लेके हमने उनको सवाल पूछा है कि भाई मोहब्बत की दुकान के बारे में आप बात करते हैं, फिर आप 1948 से लेकर नफरत की सौदेबाजी सौदागर बन के क्यों घूम रहे हैं? उनका सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का हो सकता है क्योंकि कांग्रेस परिवार है, परिवार कांग्रेस है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए है, गांधी परिवार, और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए। ये तो उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के विचार चलते रहते हैं। लेकिन हम उनको सवाल पूछना चाहते हैं ex-MP श्री राहुल गांधी जी को कि आप भारत के बाहर जब जाते हो, जब भारत को एक ब्राइट स्पॉट पूरे विश्व में देखा जा रहा है, हर जगह भारत के बारे में बहुत अच्छे रूप से देखा जा रहा है, हर विश्व का नेता भारत के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो आप भारत की छवि क्यों खराब करना चाहते हैं? आपको थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए उसके लिए। मैं आपको तथ्य के रूप से कहती हूँ 1948 हम सब अहिंसावादी विचारवादी हैं, सब कोई भारत के लोग, और कांग्रेस ने तो कहा था उनके विचार उनके तत्व अहिंसावादी है। तो हमारे महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई तो महात्मा गांधी जी की हत्या होने बाद ये महाराष्ट्र में कौन सी नफरत की सौदेबाजी कांग्रेस के लोगों ने की जहां पे हजारों मराठी लोगों को मारा गया? ऐसी बातों को दरकिनार किया जाता है तभी तो नफरत की सौदेबाजी चल जाती है। 1948 छोड़िए, 1950 में देखिए, लौह पुरुष जिसने देश को एक साथ इकट्ठा रखा, उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने क्या किया? जब उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब अंतिम संस्कार हुआ था तो क्यों तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था उधर के राष्ट्रपति को और सबको कि आपने जाना नहीं चाहिए था? ये सारी चीजें मैं कोई अपनी मनगढ़ंत से तो चीजें बता नहीं रही हूं, ये सारी चीजें तथ्यों को लेके मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 1966 में आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी साधुओं पे हमला किया, लाठी चार्ज किया, मारा गया, रास्ते पे पीटा गया। ये कौन सी आपकी मोहब्बत की दुकान थी? ये भी आपकी नफरत की सौदागरी थी और सौदेबाजी चल रही थी। 1900 आप इस 75 की बात देखिए, 25 जून को अभी इतने साल हो रहे हैं जहां पे मेरे पिताजी भी थे और भारत का हर एक युवा जो एक सवाल सरकार को पूछना चाहता था और बिलीव करता था, विश्वास करता था कि ये लोकतंत्र है, तभी 1975 में क्यों सबको जेल में डाला गया? जो कोई गांधी परिवार के खिलाफ सवाल पूछेगा तो वो जेल में डालेगा। तो ये मोहब्बत की दुकान थी आपकी या ये नफरत की आपकी सौदेबाजी थी? आप हर वक्त दरकिनार करते जाते हैं। हम तो तथ्य से आपको सवाल पूछे। 1984 आपके पिताजी आदरणीय युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, क्यों उन्होंने कहा कि अपनी माताजी के हत्या के बाद, हमारी सबकी देश के प्रधानमंत्री थी, हर किसी को दुख हुआ, लेकिन जब उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ और उसमें कांग्रेस के नेता भी पाए गए, तभी क्यों कहा गया कि इतने बड़े पेड़ गिरने के बाद तो जमीन तो हिलेगी ही? ऐसी कितनी सारी चीजें मैं आपको अनगिनत बता सकती हूँ। हमारे महात्मा के बारे में जब ये कर सकते हैं और हमारे संविधान के पिता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर,
उनके बारे में तो पूरा विश्व जानता है कैसे उनका चुनाव हराया गया, कभी उनको वो सम्मान नहीं मिला जिन्होंने हमें संविधान दिया। जिस संविधान से मैं बोल सकती हूँ वो राहुल गांधी जी बोल सकते हैं। उस संविधान पिता को 1990 में भारत रत्न दिया गया, वो भी आपकी सरकार नहीं थी। उसके पहले सारे परिवार में भारत रत्न बांटा गया जैसे कोई रेवड़ियां बांटते। ठीक है, मैंने माना ये सब बातें, मैंने मानी ये सब बातें, लेकिन पूनम जी मुझे बताइए, आपने परिवार तक को घसीट लिया, आपने मेनका गांधी और वरुण गांधी के साथ जो हुआ उसका भी जिक्र कर दिया। ये आपको नहीं लगता कि एक परिवार में इस तरह की बातें चलती है? क्या ये बिलो द बेल्ट नहीं है? नहीं, दिस इज विथ फ्यू ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पूरे सम्मानजनक कहना चाहती हूँ। जब ये परिवार के रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिवार के बारे में सवाल पूछते हैं, उनकी माता जी, उनके भाई, उनके जो कोई संबंधित लोग हैं, हर किसी परिवार के आदमी के पीछे एक भारतीय प्रधानमंत्री के पीछे पड़ते हैं। तो मैंने वही कहा कि कांग्रेस के लिए पॉलिटिक्स इज फैमिली फॉर गांधी फैमिली एंड गांधी फैमिली इज पॉलिटिक्स फॉर कांग्रेस। जब सारे राजनीति में, इसमें से जिन जिन का मैंने जिक्र किया है, ऐसे कोई नहीं कि कोई प्राइवेट सिटीजन है और घर पे बैठा हुआ है, ये सारे राजनीति में है। उन सारे राजनीति में जनता के साथ काम करने वाले लोगों को हम सवाल नहीं पूछ सकते क्या? ये हमारा हक है और हम सम्मानजनक पूछना चाहते हैं। घर से लेके बाहर तक परिवार में आप जब मोहब्बत के बारे में बात करते हैं तो कोई बिलो द बेल्ट नहीं, हम पूरी आपको सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं कि आपने क्यों किया फिर। और ये हमने तो नहीं कहा ना, ये मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, खुशवंत सिंह जी के किताब में लिखा गया है, तथ्यों में लिखा गया है, ये सारी तथ्यों की बातें हैं। सो इन तथ्यों को आप नकार नहीं सकते ना। शेख चिल्ली की तरह सपना देख सकते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए आप पूरा देश घूम रहे हैं, लेकिन देश का नाम खराब करने का आपको कोई हक नहीं है जब आप विदेश जाते हो। मुझे एक चीज और बताइए, आपने अभी हाल का जिक्र कर दिया गुलाम नबी आजाद। अरे भैया, उन पे तो आपने डोरे डाले, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के निकले। आप लिख रही है कि गुलाम नबी आजाद को घर से निकलने पर मजबूर किया। अभी फिर से मैं कह रही हूं, ये मैंने कहा है, ये खुद तथ्यों के रूप से आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने खुद कहा है। हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, कोई भी हम मुंगेरी लाल के सपने, शेख चिल्ली के सपने लेके आपके सामने नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी इन विचारों की पार्टी है कि जनता के लिए हमें काम करना है। प्रधानमंत्री जनता के लिए काम करते हैं, हम सब सांसद, हर एक कार्यकर्ता जनता के लिए काम करता है। जहां गलत है कहना हमारा हक है, यही लोकतंत्र हमें सिखाता है। लोकतंत्र ये भी सिखाता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो कांग्रेस पार्टी है, जो हर वक्त कहती है कि हम स्वतंत्रता के साथ, हम स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ है, तो मैं विश्वास रखती हूँ और मैं सम्मान देती हूँ। आपके परिवार में जो जो स्वतंत्रता में थे, उस सारे लोगों को मैं सम्मानजनक नमस्कार करती हूँ। तो क्यों स्वतंत्र वीर सावरकर को आप इतनी हीन रूप से उनके बारे में बात करते हैं? आपको कभी सिखाया नहीं कि मोहब्बत की दुकान में कि हर एक किसी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जिंदगी दी, ही प्राणों की आहुति दी, जिस प्रकार से आहुति दी, उन सबका सम्मान करना हमारी भारत की संस्कृति है। तो संस्कृति के रूप से ही ये सारे उदाहरण, वो भी फिर से एक बार कह रही हूँ, ये मैंने कुछ मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा है। मैं कोई आदरणीय राहुल गांधी जी की तरह सुपर पीएम के प्राइम मिनिस्टर का कोई अध्यादेश फाड़ रही हूँ। मैं ये सारे तथ्यों के रूप से पढ़ के आपके सामने ये खत रख रही हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी को इस सवालों के जवाब मांगना चाहती हूँ। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल। सबसे पहले आपने एक जगह लिखा है, वरुण गांधी की शादी में न्योते के बाद भी गांधी परिवार नहीं गया। अरे भाई, ये किसी का व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, इसको राजनीति से क्यों जोड़ना? उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि राहुल जी जाएं, प्रियंका जी जाएं, सोनिया जी जाएं, वो नहीं गए, ठीक है, उनके परिवार में एक अलगाव है। ठीक है, जवाब ना दे, लेकिन इस बात का जवाब जरूर दे। जब खुशवंत सिंह जी ने लिखा हुआ था कि परिवार के साथ कैसे काम किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, अच्छे रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। जब आप पूरी पार्टी में अपना परिवार समेट रहे हैं, क्यों आपकी ये कंपटीशन में दूसरे परिवार को आप लाना नहीं चाहते हैं? आप कभी उस परिवार के साथ जुड़े हैं? तो इसी परिवारवाद को हम सवाल पूछ रहे हैं। वो भी सांसद है, आप भी सांसद थे, और जिस अध्यादेश को आपने फाड़ा है उस रूप से आपका क्या भविष्य बना है, ये आपके सामने है। तो मैं कोई बिलो द बेल्ट पूरे सम्मानजनक रूप से सवाल पूछ रही हूँ कि आप हर वक्त किसी और पे एक बहुत ही हीन रूप से टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे करते हैं, हर किसी पे करते हैं। हम आपको तो सवाल पूछ रहे हैं, आप दूसरों के परिवार में जब झांकते हैं तो हम आपको सम्मानजनक पूछ रहे हैं कि आप अपने परिवार में क्या करते हैं। मेरा कोई इसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई इसमें हमारा विचार नहीं है। आखिरी चीज, 2024 के लिए तमाम विपक्षी दल एक हो रहे हैं। उनको आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए 33 से 36% या 37%, मान लीजिए 40% वोट मिलता है बीजेपी को ओवरऑल, हम तो उनके खिलाफ तो 60% जाता है, ये 60% इकट्ठे हो रहे हैं तो बीजेपी को हरा देंगे। आखिरी सवाल पूनम जी।
सर, ये अंकगणित अभी ना करे तो ही अच्छा है। हम सब जानते हैं विपक्ष एक दूसरे के साथ कितना साथ में रहना चाहते हैं और विपक्ष में कितने सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बैठे हुए हैं। पहले वो एक साथ बैठ तो ले। मैं आपको पूरे देश की छवि बता सकती हूँ, आपको गणित के रूप से बता सकती हूँ। आप दक्षिण भारत में भी ले, आपको लगता है डीएमके, बीआरएस, ये सारी पार्टियां चाहेंगी कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने? आप चाहेंगे कि केरल में कांग्रेस में एक वायनाड छोड़ के कभी कांग्रेस को याद आया कि वायनाड के बाहर भी केरल कांग्रेस है, केरल के लोग हैं, उनका भी कुछ करना चाहिए। आप जहां जहां देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में देखोगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में खुद के घर में इतनी आग लगी हुई है। वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो खुद पहले अपनी घर की तो आग ठीक कर ले, फिर देखा जाए कि आपके साथ कौन से साथ चलने वाले हैं, फिर बाद में इसका विचार किया जाएगा। और ये अंकगणित बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी, आप 36, 40, 60 पे मत आई है, 50% से ज्यादा वोट लेके भारतीय जनता पार्टी फिर से जनता के प्यार और आशीर्वाद से और विश्वास के रूप से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार में आके जनता की सेवा में आएंगे। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी बात करने के लिए। अभय जी, आपका जवाब आपने सुना, मैंने विस्तार से बात की क्योंकि बड़ा 9 पन्नों का लेटर लिखा गया है। अब मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि नफरत का मेगा मॉल है, आप कह रहे हैं हमारी तो मोहब्बत की दुकान है। क्या कहेंगे अभय जी? दीपक जी, मैं बड़ा आदर करता रहा हूं व्यक्तिगत क्षमताओं में। प्रमोद महाजन जी एक मूर्धन्य नेता देश के रहे हैं, अरुण जेटली जी एक मूर्धन्य नेता रहे हैं। तो ये जयशंकर जी और बहन पूनम जी की बात का जवाब जेटली जी देना, स्वर्गीय अरुण जेटली जी देना चाहते हैं। आज कोई विषय ऐसा नहीं है जिसकी केवल चर्चा भारत की सीमाओं तक सीमित रह जाए। आज सैटेलाइट का युग है, इंटरनेट का युग है, सदन में भी चर्चा होती है तो दुनिया में लोग उसको देखते हैं। और इसलिए ये कहना कि चर्चा को कि वो केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित कर दो, ये तो आज के युग में संभव भी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई भी अगर हिंदुस्तान की ओर से जाता है और डायस्पोरा की मीटिंग्स होती है तो भारत में क्या हो रहा है ये स्वचर्चा के स्वाभाविक विषय बनते हैं। आज कोई ऐसी चर्चा नहीं है जिसको केवल इस देश की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रख देना आज संभव है, ना टेक्नोलॉजी उसकी अनुमति देती है। ठीक है, मुझे नहीं पता है बयान किस संदर्भ में दिया गया है, लेकिन मैं समझ गया क्या पॉइंट रखना चाहते हैं। ये संदर्भ ये था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी विदेश गए और उन्होंने कहा कि 2014 के पहले क्या पाप किए थे कि देश में पैदा होने में शर्म आती थी, इस बयान के संदर्भित विषय पर अरुण जेटली जी ने प्रतिक्रिया दी थी। मैं बड़ी प्रगतिवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला परिवार मानता था, महाजन परिवार को, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने कहा था, समूचा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हूबहू वही निकला। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सबके सब लोग कार के पीछे का जो मिरर है, जो पीछे देखने के लिए बना है रियर व्यू मिरर, उसको देखकर गाड़ी चला रहे हैं और टकरा जाते हैं। आप देखिए क्या बात की इन लोगों ने। 1948, 1956, सरदार पटेल, सारे इतिहास के उन चीजों से प्रतिशोध लेने पर आमादा हैं, भविष्य के भारत की तस्वीर नहीं देखते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे कि विदेश की भूमि पर, अरे भारत का अपमान क्या है जानते हैं आप विदेश मंत्री जी? आप जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, कम से कम एक बार मुखरता से उन विषयों को रेखांकित कीजिए कि कैसे भारत का अपमान हो रहा है। भारत का अपमान कब हो रहा है? जब चीन 25,000 एकड़ में भूटान में गांव बना लेता है और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो रिकॉर्ड पर आकर कहते हैं कि ये हमारी भूमि पर गांव नहीं बसाया है चीन ने। तो विदेश मंत्री जी, आपके विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए, या तो भूटान ने वो जमीन समर्पित कर दी चीन को या उसने भारत के हिस्से में बना लिया। जब अमेरिका का पेंटागन अपने फोटो डालता है, अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट करता है कि अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव बना लिया है, तब आपको ये बात करनी चाहिए आकर के कि उसका हम प्रतिकार कैसे करें। जब लद्दाख में कोंचेक स्टेंजी एक मंत्री कहता है कि जो 50 साल से हमारे हिस्से में थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 की पोस्ट,
वो चीन ने हथियार लिए, तब आपको आना चाहिए कि हमारा मंत्री ये बयान दे रहा है, ये भारत की अस्मिता को खंडित करने का विषय है। जब दौलत बेग ओल्डी की पोस्ट पर चीन कब्जा कर लेता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 12A, 13 तक, जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी, वहां घुस गया। जब आपका सांसद तापिर गांव कहता है, जब नेपाल, सुनिए ना, जब नेपाल में ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लेता है चाइना, तब आपको आकर ये बात करना चाहिए। आज आपने जब संसद का उद्घाटन किया तो एक अखंड भारत की तस्वीर लगाई थी। बताइए ना देश को कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या बात की। नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी को कहा कि ये गलत किया आपने, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, उसका कोई मायना नहीं। अरे साहब, तो फिर क्या सच्चाई है? ये टेलीविजन पर तो प्रवक्ता आपके भारतीय जनता पार्टी के अखंड भारत का लाभ राग अलाप करके गला फाड़ते हैं। तो फिर सच क्या है प्रधानमंत्री जी, ये बताइए। फिर आप बताइए कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, जब एक सांसद ने चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि बताइए वो जो रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है, वो दो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन को बेच रही है। एक पैसे धेले का लाभ भारत के नागरिकों को नहीं मिल रहा है उस सस्ते क्रूड ऑयल का। हमको 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल कर दिया प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी। आप जवाब दीजिए स्मृति ईरानी जी, एक बार तो बताइए आकर कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 100 रुपए के पार क्यों हो गया? 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार क्यों हो गया? स्मृति जी, उन प्रासंगिक विषयों पर बात कीजिए। आपको ये अब तकलीफ है कि राहुल गांधी चूंकि अडानी का प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट उन्होंने कहा था कि 2 से ज्यादा नहीं देने चाहिए, अडानी को क्यों दे दिए? विदेश मंत्री जी, इस बात का जवाब दीजिए कि विदेश यात्राओं पर श्रीलंका गए प्रधानमंत्री, तब वहां पर अडानी को प्रोजेक्ट कैसे मिला? ये पार्लियामेंट्री कमेटी श्रीलंका की, उसने उसके सम्मुख इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जवाब दिया है कि अडानी को इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट दिला दिया। आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में फायदा पहुंचाया, आपने बांग्लादेश में फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक आरोप लगाए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? वो 38 शेल कंपनियां किसकी है? ये जो फिनलैंड की एक कंपनी है, फिनलैंड की एक रिसर्च एजेंसी है CREA, उसने खुलासा किया इस क्रूड ऑयल पर कि कैसे रशिया से क्रूड ऑयल भारत की निजी कंपनियां मंगा करके बड़ा पैसा कमा रही है। विदेश मंत्री जी बताइए, जो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो इन कंपनियों के कारण एक्सपोर्ट बढ़ा क्या? अब रुक जाए, एक करके जवाब ले ले अभय जी। दीपक जी, जवाब दीजिए। भाषण करवा रहे हैं क्या अभय दुबे जी? कभी कभी दे दीजिए करिए सर भाषण, कोई दिक्कत नहीं। समय दिया मुझे भी दीजिए। नहीं, पूरा वक्त मिलेगा आपके जी। नहीं, ऐसा है कि ये डिबेट का मंच है, हाँ, तो उनको भाषण करने के लिए तो किसी वहां पर करें, वहां तो जनता जुटती नहीं है इनको सुनने के लिए। अभी टीवी में ही भाषण करने लग गए। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी करना चाहता हूं। अभय जी मूल विषय से भाग के इधर से उधर की 4 बातें कर रहे हैं, है ना। इधर उधर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा का जो है ना ये समर्थन कर पाएंगे और न देश की जनता को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इनके पोल वहां से खुल रहे हैं। मैं शुरुआत में एक बात कहता हूं केवल दीपक जी, आज जिस ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत जिस ढंग से महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है और जो है विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, आज विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जैसे विश्व स्तर पर बढ़ रही है। अमेरिका हो, रशिया हो, तमाम जो है राष्ट्राध्यक्षों के आप बयान देख सकते हैं। कोई ऑटोग्राफ की बात कर रहा है, कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनको मार्गदर्शक कहता है, और जिस ढंग से भारत का सम्मान बढ़ रहा है, तो जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो विदेश में जो षड्यंत्रकारी हैं, जो भारत को रोकना चाहते हैं, उस तरह उनके टूल किट का आज कांग्रेस हिस्सा बन चुकी है। मैं आप कहेंगे तो मैं बहुत सारे तथ्य दे सकता हूं, लेकिन मैं 1-2 नाम आपको देके बताता हूं। ये सुनीता विश्वनाथन है, इनकी हिस्ट्री पूरा देश का पूरा विश्व जानता है कि कौन है। ये पूरा इनका आप चक्र देख सकते हैं कि ये विश्व के किस किस आपराधिक संगठनों के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और आज उनके साथ राहुल गांधी विदेश में बैठकर उनके साथ वहां पर विदेश में बैठकर मीटिंगें करते हैं, और उनके कार्यक्रमों के बहुत से ऐसे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो विवादास्पद हैं। तो क्या सोच बनेगी? सोच तो यही है ना,
वो विदेशी षड्यंत्रकारियों के टूल किट का आज कहीं न कहीं कांग्रेस हिस्सा बन चुकी है। आप मोदी जी का विरोध कीजिए, भारत के शासन का विरोध कीजिए, लेकिन आप कम से कम भारत का तो विरोध मत कीजिए। उन षड्यंत्रकारियों के साथ हिस्सा तो हाथ तो मत मिलाइए। तकलीफ हमें दीपक जी इस बात से, आप भारत के, ठीक है आपने पाकिस्तान से सहायता मांगी थी कि मोदी जी को हटाने के लिए जो है आप हमारी मदद कीजिए, आपको मदद नहीं मिल पाई। पाकिस्तान अपना ही डूबते मर रहा है, आपको क्या मदद करेगा? तो यह सब तथ्य हैं आपके साथ। अब ये कहते हैं बैकडोर में, बैकडोर इसलिए है कि आपको इतिहास आईना दिखाना पड़ता है। ये पत्र में आपको आईना दिखाया गया है कि राहुल गांधी अपने खानदान की इतिहास को पढ़ो, कितने नफरत के बुझे तीर आप लोग के नफरत के जड़ आपके अंदर है, आपके खानदान में, आपके डीएनए में। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। ठीक है, ये 2 मिनट पूरा ब्रेक लेना खानदान है। नफरत से भरा रहा, इनका इतिहास भी बताता है। ठीक है, एक बात कह के समाप्त करता हूं सर, नहीं तो फिर मुझे आगे बोलने दीजिएगा, आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, मुझे अभय दुबे जी, मैं 30 सेकंड का एक जवाब और 30 सेकंड के शर्मा जी, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों का ओपनिंग कमेंट ही हुआ है अभी। जितने मैंने हिंदुस्तान के हित की बात पूरी कर दूं, इनको सारी इधर रुक जाइए, ब्रेक के बाद में फिर आ जाऊंगा के भाई। अभय जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर आप अपनी बात खत्म करिएगा। के भाई को सारी इधर उधर की बातें दिखाई दी जो मैंने कही। पूछिएगा अब इनसे, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं ना, जीएसपी से बाहर कर दिया अमेरिका ने हमको, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 2000 आइटम 1970 के दशक से कांग्रेस पार्टी के समय से अनुबंध था कि हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड प्लस पार्टनर है। अमेरिका ने ये दुर्व्यवहार किया कब? जब ट्रंप से मोदी जी गले मिले। लेकिन के शर्मा जी दही जमा कर बैठे थे, जयशंकर प्रसाद जी दही जमा कर बैठे थे मुंह में। भारत जयशंकर जी, प्रसाद नहीं, इनको माफ कीजिएगा, इनको गलतफहमी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी कुनीतियां, इनके धन्ना सेठ भारत है। नहीं साहब, आपके धन्ना सेठों का हित साधोगे तो भारत के हित में राहुल गांधी खड़ा होगा, भारत की भूमि पर विश्व भर में खड़ा होकर मुखरता से बोलेगा आपके खिलाफ, और ये जायज भी। आप बताइए, अरे चीन की दलाली करने वाले आप खड़े होंगे। अमेरिका गए थे तब क्या एक दिन पहले चीन की दलाली करने वाली पार्टी हमसे बात कर रही है, आप भारत के हित में खड़े होंगे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अमेरिका ने और कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच। वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया। एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने, ना जयशंकर जी ने बोला, ना प्रधानमंत्री जी ने बोला। पुरानी बात है सर, आप 2019 से पहले की बात कर रहे हैं भाई। अरे आज भी पेरिस कन्वेंशन बीती बात हो गई सर। 15 में हुआ था वो तो साइन, लेकिन अमेरिका की यात्रा के पहले खत्म कर दिया। ठीक है, के शर्मा जी एक क्विक जवाब और उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा ब्रेक के बाद। देखिए, जब अपने शुरू की बातों में इन्होंने चीन पे बहुत सारी बातें बोली दीपक जी। आज चीन भी ये दावा नहीं करता कि हमने जो है इस तरह से वहां पर कब्जा किया है, लेकिन चीन के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी भारत में बैठकर ये दावा करती है। चीन की भी ताकत नहीं है कि ये बोल सके, लेकिन इनके जो प्रवक्ता, ये पैक्ट जो 2008 का था, जो करोड़ों रुपया इसने राजीव गांधी फाउंडेशन में जो दिया चीन ने, आज कितनी दलाली करोगे आप चीन की? कांग्रेस पार्टी आप भारत के हैं, ये तो चीन नहीं कहता जो आप बोलते हो। तो चीन क्या इंफॉर्मेशन देता है? ठीक है, हम मानते हैं कि डोकलाम का जब युद्ध हो रहा था, युद्ध में सेना आमने सामने खड़ी थी। जब आमने सामने हमारी सेना खड़ी थी, दीपक जी मैंने नहीं बोला था, जब मैं कह रहा हूं कि जब आमने सामने खड़ी थी सेना, तो उस समय राहुल गांधी रात को चीनी दूतावास में डिनर खाते हुए मिले, और बाकायदा 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने डिनाई किया कि रात को नहीं गए थे हम। अंत में चीन ने ही फोटोग्राफ जारी कर दिया और बता दिया कि रात को डिनर या हमारे साथ कर रहे थे। आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप सब काम कीजिए, आपका इतिहास ये बताता है, आपका इतिहास ये बताता है कि आप नफरत से भरे पड़े हैं, और केवल बिल्कुल इसमें इस पत्र में 4 बातें लिखी है दीपक जी, कि आपने इस देश के लोगों से नफरत किया। यहां एक नहीं हजारों सैकड़ों दंगे आपके काल में हुए, हिंदुओं से नफरत किया, साधु संतों से नफरत किया। आपने गौ आंदोलन के दौरान
खुलेआम लोगों को ठीक है। गोली मारा, साधु संतों को। ठीक है। आपने अपने कांग्रेस के लोगों से नफरत किया, आपने अपने परिवार के लोगों से नफरत किया, बेरोजगारी का इसके बाद आज आपकी यही स्थिति है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ के भाई। अभय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास 2-3 मिनट 3-4 मिनट का वक्त रहेगा, थोड़ा गर्म पानी पी लें, आपका गला बहुत फंस रहा है। तो कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बीजेपी ने जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनके ऊपर फ्रंट से फायर करना शुरू कर दिया है। आज 5 लोग सामने आए, एस जयशंकर विदेश मंत्री, उसके बाद स्मृति ईरानी, उसके बाद एक पत्र सामने आया 9 पेज का, जिसमें लिखा गया है कि भाई आपकी दुकान मोहब्बत की नहीं है बल्कि नफरत का मेगा मॉल है। इसे लिखा पूनम महाजन, परवेश वर्मा और साथ ही साथ राज्यवर्धन राठौर ने। खास तौर पर लिखवाया गया इनसे, एक तरफ महिला मंत्री, दूसरी तरफ सबसे वरिष्ठ विदेश मंत्री, सबसे सीनियरों में से एक, और राहुल गांधी के एज के ये तीनों नेता, उन पर जो है फायर अब खोल दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये फायर क्या विपक्ष की फायर पक्ष की फायर तो है, लेकिन विपक्ष क्या मोदी के खिलाफ ऐसी फायर बना पाएगा? राजीव जी, मैंने 2 दिन पहले ही आपसे सवाल पूछा था कि 13 की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई, अब नई मीटिंग की डेट आ चुकी है। मुझे बताइए कि अब ऐसे में आप पर ऊपर आप भी, चिराग पासवान ने कहा है कि पुल तो बना नहीं पा रहे हैं भागलपुर का, विपक्षी नेताओं के बीच पुल बना रहे, कैसे बनेगा ये पुल? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बैठक कैंसिल नहीं हुई है, बैठक पोस्टपोन हुई है। आप उस समय मेरे शब्दों से सहमत नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये 48 घंटे पहले की बात है। अब मैं आज चिराग पासवान के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस और गांधी परिवार के इतिहास को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी और उस आज़ादी में महात्मा गांधी और कांग्रेस की भूमिका अविस्मरणीय है। और शायद कोई भी विचारधारा कितनी भी कोशिश कर ले, इतिहास के पन्नों से और लोगों के दिल से हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम की उन यादों को कोई मिटा नहीं पाएगा। पहली बात। अभी मैं 3 नेताओं को सुन रहा था जिन्होंने वंशवाद और परिवार को लेकर कई बातें कही। पूनम महाजन जी का परिचय यही है कि अगर प्रमोद महाजन जी की उनका आकस्मिक निधन नहीं हुआ होता तो ऐसे सैकड़ों हजारों नौजवान नौयुवतियां इस देश में है जो पार्टी की प्रारंभिक इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर प्रसाद जी के सुपुत्र रविशंकर प्रसाद जी। इनकी पहचान भी बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री के पुत्र के रूप में ही है। अब इतिहास का ज्ञान, मुझे लगता है काफ़ी भावनात्मक तड़का लगाने की उन्होंने कोशिश की सावरकर के सवाल पर। आपके लिए वो आदरणीय हो सकते हैं, हमें उनके अनेक माफ़ी याद हैं, और उनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ, उनके रिक्रूटमेंट के कैंप्स के खिलाफ जो उन्होंने समानांतर कैंप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर आयोजित किए, वो चीज़ें भी इतिहास में दर्ज हैं। और कपूर कमीशन ने सावरकर को सबूतों के अभाव के कारण बरी किया था। वो ये नहीं कह पाए कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। गोडसे प्रेम भारतीय जनता पार्टी का किस कदर है कि इस देश को सहस्त्राब्दियों तक महात्मा गांधी जैसे मसीहा नहीं मिल पाएंगे। पूरी दुनिया लोहा मानती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका मोल क्या है मैं नहीं जानता। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल पसंद नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम किन्होंने किनके नाम पर रख दिया ये भी आप जानते हैं। और दूसरी बात जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। जो इतिहास के कुछ और पन्ने हैं, मैं जरा उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 3 प्रोविंशियल असेंबलीज में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई। और विभाजन का सबसे बुरा जो रूप था वो पंजाब और बंगाल में उभर करके आया, सिंध में उभर करके आया, जिसमें सिंध, फ्रंटियर वेस्ट और बंगाल ये 3 राज्य ऐसे थे
जहां महासभा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर के शासन किया था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट का भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठनों ने, उनके मातृ संगठन ने बहिष्कार किया था, विरोध किया था। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के किसी भी एक राष्ट्र नायक का नाम ये अगर बता देंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। अब वर्तमान की बात मैं कहूंगा सर, लघु कथा उपन्यास नहीं प्लीज। कुछ परिवार के नहीं, अभी तो आपने इतना सारा, पूनम महाजन जी को मैं एक सांसद के रूप में तो जानता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के यहां आकर के वो इतना एक सर, मेरे संपादक भी बन जाइए, फिर बता दीजिए किसका कितना इंटरव्यू लेना है, मैं मान लूंगा आपकी बात। नहीं, मैं संपादक, वो आपका क्षेत्र है, मैं तो एक अदना सा आदमी, उतना ज्ञान मुझे दीपक जी नहीं है। ये बहुत बड़े ज्ञानी, अद्भुत विद्वान ज्ञानी आदमी है दीपक जी। अगर पैनल में अनुशासन, मेरी शिकायत आपसे यही है कि जब मैं बोल रहा हूं, मैंने सबको सुना है, तो आप लोगों को चुप भी कराएंगे मेरी बात सुनने के लिए। सर, मेरा प्रोग्राम 40 और मिनट दूसरी का बात यह है, 5 मिनट से तो आप बोल ही रहे लगातार। नहीं, मैं बस अब आपका 30-40 सेकंड में आपका केवल ले रहा हूं। पटना इतिहास रचेगा। भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं के बयान उनकी बदहवासी और बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 ने कहीं ना कहीं इनके जड़ों पर प्रहार किया है। वंशवाद, इनके नेताओं का नाम तो मैंने कुछ लोगों का नाम बताया, जिन दलों के साथ इनके रिश्ते रहे, आज जिनको ये नकार रहे हैं, शिवसेना, अकाली दल, इन दलों के बारे में आज इनकी राय क्या है, कल क्या थी, मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे। महबूबा मुफ्ती जी के बारे में इनकी राय पहले क्या थी और सत्ता में आने के बाद इनकी राय क्या हुई। तो ऐसे अवसरवादी नेता और ऐसे अवसरवादी दल को बिहार का जो ये नीतीश कुमार जी की पार्टी कह रही है अवसरवादी देगा। और निश्चित तौर पर जिसने शिवसेना के साथ छल किया, जिसने जनता दल यू के साथ छल किया, जिसने अकाली दल के साथ छल किया, नीतीश कुमार जी ने तो 2 बार थोड़ा बिहार के मैंडेट के साथ छल किया। नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए दीपक जी, आपकी सीमाएं हो सकती हैं, मेरी कोई सीमा नहीं है। नहीं, आपकी सीमा हो सकती है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मुझे जरा बता ही देने दीजिए कि नवीन पटनायक जी से लेकर के शिबू सोरेन से लेकर बहन मायावती से लेकर देश के अनेक राजनीतिक दलों को इन्होंने किस तरह से चूना लगाया है, उसके बाद ये पलटू राम बोलेंगे। मैं कहता हूं ये घुलटन राम की पार्टी के हैं। इतना घुलटने का राजनीति में तेजस्वी यादव ने कहा है पलटू राम, ये जरूरत पड़ने पर 9 मिनट हो चुके हैं राजू भाई, 9 मिनट हो चुके हैं आपको। लड़ने का फैसला कर सकते हैं। आतंकवादी ये मैंने नहीं कहा, पलटू राम ध्रुव सक्सेना है। मैं कह रहा हूं प्रदीप कुरुलकर। ठीक है, ये उन अच्छा, लोगों की जवाब दे दीजिए अब। के हो गया पुलवामा में सर, 9 मिनट 40 आपने लगातार बोला राजू भाई। फिर मैं अरविंद वाजपेयी जी के पास। शहादत का वातावरण बना करके उसको भुनाया। देखिए दीपक जी मुझे आज बहुत आश्चर्य है, और आपके साथ करोड़ों दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म जो है कांग्रेस के उस नीति के विरुद्ध हुआ, और समाजवादी पार्टी का आज एक जो समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, आज उस पार्टी का एक प्रवक्ता कांग्रेस की इतनी बड़ी चाटुकारिता कर रहा है, चरण वंदना कर रहा है यहां पर टीवी में। ये अंतर कैसे है? अभी इनको बड़ी दुख हो रही थी, मैंने पलटू राम बोला। पलटू राम मैंने नहीं कहा है सर, तेजस्वी यादव ने बोला है, लालू जी के बेटे ने, जिसकी बदौलत आज जो है नीतीश कुमार कुर्सी में बैठे हैं, वरना इतनी है वो भी नहीं होती, सीट भी नहीं है। उस पलटू राम उसमें कहने पर कितने बिखरे थे ये विधानसभा में कि यदि दोस्त का बेटा नहीं होता तो दिखा देता। आज केवल कुर्सी के लालच के लिए नीतीश कुमार जी कितने नीचे गिरोगे। और देखिए अंतर संगत का क्या होता है दीपक जी, जवाब नहीं दे पाएंगे आज राजू रंजन। मैं यदि आपको कहता हूं यहां पर 17 साल हमारे साथ रहे हैं, 17 साल में 17 रमजान आए होंगे, एक बार भी इन्होंने कभी घोषणा नहीं कर पाए
लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ मिलकर इन्हें सरकार बनाई और कांग्रेस के साथ इस रमजान में घोषणा किया कि मुसलमानों के लिए जो रोजा रखते हैं वो 1 घंटे लेट ऑफिस आएंगे और 1 घंटे पहले उनकी छुट्टी होगी। और उसी समय दुर्गा का जो है नवरात्र चल रहा था, हिंदुओं का भी वो व्रत हो रहा था, उसके भी लोग जो है व्रत करते हैं, उनके लिए छूट नहीं होती। ठीक है, राजीव रंजन जी जवाब दे दीजिए और मुझे बताइए इसको कैसे लेंगे कि चिराग पासवान ने कहा कि भागलपुर का पुल तो नहीं बना पाए, विपक्षी एकता का पुल कैसे बना देंगे? आपकी मजबूरी थी। देखिए सवाल है ना, वो कभी टमटम पड़ाव पर आप कभी गए हैं कि नहीं? जब घोड़े के आंख पर पट्टियां बांध दी जाती है तो उसे मालूम है उसको किस दिशा में जाना है, वो उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो अब स्थिति वही हो गई है इस देश की राजनीति में। नहीं, हम घोड़े हैं, गधे नहीं है। ट्रेन दुर्घटना, हम घोड़े जरूर हैं, गधे नहीं है। पार्टी का नेता नहीं बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी बोलिए अपने जवान पर लगाम लगाएं, और नहीं तो मैं कुछ वो कहूंगा जो आपको दीपक जी आपके लिए परेशानी हो जाएगी। सर मेरे लिए परेशानी ना खड़ी करें, आपस में एक दूसरे के लिए बोलिए तमीज में रहने के लिए। पर्सनली मत नहीं, जवाब दीजिए। आप इनको बोलिए बदतमीजी से बात। मुझे पता है आपका टेम्परामेंट, मैं जानता हूं, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं होता है। मेरे पास तो इतने जवाब हैं कि आपके वरिष्ठ नेताओं को मेरे साथ बैठा दीजिए, आपकी हैसियत नहीं है बात करने की। अरे दोनों मैं जानता हूं कि आपकी हैसियत नहीं है बात करने की। आप जैसे कितने लोगों को मैंने राजनीति का ककहरा सिखाया होगा। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने अपनी बारी में बात की ना, ये दल बदलुओं से मुझे डायलॉग की जरूरत नहीं होती है। राजू भाई कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड करिए। मैं अभय जी को एक बार भी बोलने के लिए नहीं दे पाया, मेरा वक्त जा रहा है। प्लीज राजू भाई नहीं बोलेंगे, केके भाई प्लीज मत बोलिए, वाजपेयी जी के बाद भी जाना है, यह सम्मान होगा। तो अगर ये चुप नहीं रहेंगे तो मैं बोलूंगा कैसे? सर चुप है सर, मैंने बोल दिया सर उनको, नाराज ना होइए, मुझ पर तो ना होइए कम से कम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सवाल ये लोग बार बार खड़े कर रहे हैं, अगर विपक्ष के दल एक बैठक में शामिल नहीं हो तो तनाव जमा हो गए। अरे सर सवाल ये है ही नहीं, मैं चिराग पासवान के स्टेटमेंट पे आपका स्टेटमेंट चाह रहा हूं कि भागलपुर में पुल नहीं बना पाए, विपक्षी एकता का पुल कैसे बनाएंगे? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। बस हाँ, मैंने वही कहा कि जिन्हें उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों मौतों के बारे में बोलने का साहस नहीं है कि एंटी कॉल्यूशन डिवाइस के नहीं रहने से ये दुर्घटना घटी, सेफ्टी से जुड़े कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हुई, सेफ्टी का बजटरी एलोकेशन घटाया गया। आज इतने बड़े अपराध के दोषी आज बिहार के उस पुल की चर्चा कर रहे हैं जिसे सरकार ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ पैसे के रिकवरी का फैसला किया और कोई इंसानी जान नहीं गई। मैं आपके चेहरे पर उपहास का भाव देख रहा हूं। इंसानी मौतों को लेकर इतना उपेक्षात्मक व्यवहार क्यों? ठीक है दीपक जी, ठीक है। अरविंद वाजपेयी महत्वपूर्ण सवाल, पुल बना पाएंगे? विपक्षी एकता का पुल इतना ही महत्वपूर्ण सवाल है जहां मौतें हुई। दीपक जी, पुल तो वो 2 बार गिरा है, पुल कोई जवाब तो है नहीं इनके पास। 2 बार गिरा है पुल और उसी कंपनी को फिर दोबारा भी ठेका दे दिया। और 1700 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य, पिछड़े राज्य जिसमें 30 साल से 17 साल से नीतीश बाबू है, उससे पहले लालू यादव थे, क्या जवाब देंगे? जवाब नहीं है इनके पास। और अभी ये इधर उधर की बातें कर रहे थे, नीतीश बाबू ही आपने एक बात, अब आप बोल रहे तो अब अच्छी बात है, आप सभी अब आपको अच्छी बात है, अब आप बोल रहे तो अच्छी बात है। आपकी पार्टी अभी तो बड़ी मिर्चें लग रही थी, अभी तो मिर्चें लग रही थी आपको। अब मेरे को बोलने तो सुन लीजिए ना, मैंने केवल आपको एक छोटी सी जानकारी दी। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश छोटी जानकारी ना, हमें ना दो जानकारी, हमें हमारे पशुपति पारस जी पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार जी के साथ, अरे यार हमें लालू जी के साथ, हमें जानकारी, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। आपकी यात्रा आपका ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी हो गई है 0, धोखेबाज आदमी है। सबसे पहले धोखा देना पॉलिटिक्स में उन्होंने ही शुरू किया था। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, घर तो लालू यादव, बीजेपी, फिर लालू यादव, फिर बीजेपी, फिर लालू यादव। ये फैक्ट है ना, फैक्ट को डिनाई कौन करेगा? ये सबने देखा है।
छोड़िए आपकी बात हम नहीं करेंगे, हम राहुल गांधी पे आते हैं। देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी का इतिहास तो अभी बताया महाजन साहब, पूनम महाजन ने जी भी बताया, के शर्मा जी ने बताया, लेकिन ये बात तय है कि रिकॉर्ड के हिसाब से नफरत की दुकान ही नहीं, नफरत बाकायदा फैलाई गई है और उसकी हिस्ट्री बनी पड़ी है। चाहे 84 के दंगे हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, कितने कितने किस्से गिनाए पाएंगे। सबसे ज्यादा दंगे इन्हीं के राज्यों में हुए। नसबंदी हुई थी, आपको याद होगा दीपक जी, नसबंदी चला दी थी इन लोगों ने। ये दिल्ली में ये जो तुर्कमान गेट है, इसके बुलडोजर बैठ के संजय गांधी चलवाया करते थे और 24 घंटे लगातार तोड़ाफोड़ी करते थे। हम तो देखा, आप भी गवाए उन चीजों के। तो इनका रिकॉर्ड तो भरा पड़ा है और इसीलिए जनता ने इनको हटा दिया था। ठीक है, अब दावत जी एक क्लोजिंग कमेंट अब दुबे जी आपका। नहीं, एक सेकंड, अच्छा कंक्लूड करिए। एक सेकंड। 9 साल में सिर्फ 9 सवाल पूछ पाए और हम 9 साल में 900 काम गिनाएंगे जो सिर्फ गरीबों के हैं, सिर्फ गरीब गुरबा के लिए। और वो 900 काम इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके प्रधानमंत्री के दिल में गरीबी है। ठीक है, गरीबी देखी है आप। अभय दुबे जी जवाब आपका है, और जो भुक्तभोगी जो होता है ना जी, इनको हमारे प्यार पर गुस्सा आता है, हमें इनके गुस्से पर प्यार आता है। 900 काम आपके मैं गिना देता हूँ वाजपेयी जी, क्या बात करते हैं आप। जिन गुलाम नबी आजाद साहब का जिक्र कर रहे हैं ना आप, उनका और रामविलास पासवान जी का एक ही किस्सा है, बता दूं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी गुलाम नबी आजाद साहब के लिए कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है रोशनी एक्ट में। जिस दिन उस अपराध की जांच सीबीआई को चली गई, तब शरणम गच्छामी हो गए, उनको बंगला भी मिल गया। रामविलास पासवान जी का स्वर्गीय में जिनकी बड़ी इज्जत करता था, दरबदर कर दिया, बच्चों को बाहर सामान फेंक दिया उनका। आपके 900 काम गिन लीजिए आपने। के भाई एक 10 सेकंड का जवाब आपका। अब भाई माफ कीजिएगा, मुझे यही रुकना होगा। के 10 सेकंड का जवाब, उससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। दीपक जी विपक्षी एकता पर मैं एक ही बात कहूंगा कि विपक्षी एकता ये 2023 और 24 का सबसे बड़ा मजाक होगा। यदि कोई तो विपक्षी एकता ये मजाक होगा, और कोई हास्य कलाकार इसका होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे।